आज रात दुनिया मिडिल ईस्ट को देख रही है, अपनी सांसें थामे हुए है, क्योंकि एक लंबे समय से चला आ रहा कॉन्फ्लिक्ट खुले मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में बदल गया है। इसमें मेन प्लेयर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और इजराइल। ज्योग्राफिकली ईरान मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा देश है जो इराक और पाकिस्तान जैसे कंट्रियों से सटा हुआ है। इजराइल एक छोटा देश है जो वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर है। यूनाइटेड स्टेट्स भले ही ज्योग्राफिकली दूर है, पर इस रीजन में अपनी मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस बनाए हुए है, मेनली अपने बेसिस और नेवल फ्लीट्स के थ्रू। ये लंबे समय से चला आ रहा टेंशन, जो डिकेड्स के पॉलिटिकल मिसट्रस्ट और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन में है, अब एक डेंजरस थ्रेशोल्ड को पार कर गया है। कोवर्ट वंशंस और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स से मेजर पावर्स के बीच डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट में बदल गया है। सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है और इंफॉर्मेशन हर घंटे चेंज हो रही है। इस एस्केलेशन का इमीडिएट ट्रिगर यूनाइटेड स्टेट्स ब्लोवा ईरान के अंदर की मेन फैसिलिटीज पर की गई एक प्री डॉन मिलिट्री ओनोनेशन थी। वॉशिंगटन के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये स्ट्राइक्स एक प्रीएम्प्टिव मेजर थीं। इन्हें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से होने वाले एक इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसा कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि हाल की इंटेलिजेंस से पता चला था कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के कगार पर था, एक रेड लाइन जिसके खिलाफ यूएस और उसके सहयोगी इजराइल बार बार चेतावनी दे चुके थे। इसलिए स्ट्राइक करने का फैसला एक एग्रेशन के वॉन्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रॉय को रोकने और रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम के रूप में दिखाया गया था। एक ऐसा जस्टिफिकेशन जिसे ग्लोबली सपोर्ट और सीवियर क्रिटिसिज्म दोनों मिला है। अमेरिकन अटैक के टारगेट्स सटीक और सिंबॉलिक थे। जिन प्राइमरी साइट्स पर हमला हुआ वे नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थीं, जो ईरान की एटॉमिक एम्बिशंस के दो सबसे मजबूत और क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं। ये फैसिलिटीज, जो जमीन के काफी नीचे दबी हुई हैं, एडवांस्ड वेपनरी से हिट की गईं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स या बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ब्लोवा डिलीवर किया गया था। ये जबरदस्त हथियार खास तौर पर मजबूत सबटेरेनियन टारगेट्स को तबाह करने के लिए इंजीनियर किए गए हैं। ये अटैक्स सर्जिकल थे, जिनका मकसद ईरान की एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज को अपंग करना था, बिना बड़े पैमाने पर सिविलियन कैजुअलिटीज के। एक ऐसी पतली लाइन जिसे किसी भी मिलिट्री ओनेशन में चलना बहुत मुश्किल होता है। पेंटागन ने प्राइमरी टारगेट्स पर सफल हिट्स की पुष्टि की है, दावा करते हुए कि इस ओनेशन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई सालों पीछे धकेल दिया है। ओवल ऑफिस से एक टेलीविजन एड्रेस में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दुनिया से बात की। उन्होंने कहा, हम ईरान को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। आज रात की टारगेटेड स्ट्राइक्स एक बढ़ती हुई धमकी का सीधा जवाब थी। ये वह चॉइस नहीं था जो हम चाहते थे, बल्कि एक ऐसा वंशन था जिसे हमें अमेरिकी हितों और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए मजबूरन लेना पड़ा। प्रेसिडेंट ने जोर देकर कहा कि यह एक लिमिटेड डिफेंसिव वंशन था और एक बड़ी जंग की शुरुआत नहीं। हालांकि ऐसे मिलिट्री वंशंस शायद ही कभी अकेले होते हैं। इसके तुरंत बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में उछाल आया और स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आई, जो उस गहरी अनिश्चितता और डर को दिखाती है जिसने अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को जकड़ लिया है, क्योंकि वह ईरान के इनेविटेबल रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही है। तेहरान का रियोनेशन तेज और गुस्से वाला था। अमेरिकन स्ट्राइक्स के कुछ ही घंटों के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर ने देश को संबोधित किया और उन्होंने इसे अमेरिकन एग्रेशन का एक कायरतापूर्ण कार्य बताते हुए गंभीर बदला लेने की कसम खाई। ईरानी स्टेट मीडिया ने बड़े शहरों में इकट्ठा हुई विद्रोही भीड़ की तस्वीरें प्रसारित की, जो अमेरिका विरोधी और इजराइल विरोधी नारे लगा रहे थे। ईरानी सरकार ने इस बात से साफ इनकार किया कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम मिलिट्री ऑनपस के लिए था, और उसने अमेरिकन अटैक को अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और पीसपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी के अधिकार पर एक अनप्रोवोक्ड हमला बताया। इस नैरेटिव को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तुरंत बढ़ावा दिया, जिन्होंने एक ऐसा करारा जवाब देने का वादा किया जिससे अटैकवर अपने किए पर पछताएंगे, जिससे एक खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल रिटेलिएशन की स्टेज तैयार हो गई। वादा किया गया बदला लेने में रिमेंबर्ड देर नहीं लगी और इसका प्राइमरी टारगेट इजराइल था। एक कोऑर्डिनेटेड और कॉम्प्लेक्स अटैक में ईरानी टेरिटरी से इजराइल के मेन लोकेशंस की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बौछार लॉन्च की गई। साथ ही हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान का भारी वेपन्सों से लैस प्रॉक्सी ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक शुरू कर दिए। यह दो तरफा हमला इजराइल के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म करने के लिए डिजाइन किया गया था।
तेल अवीव और जेरूसलम सहित इजराइल के बड़े शहरों में सायरन बजने लगे, जिससे लाखों सिविलियंस को बम शेल्टर्स में भागना पड़ा। रात का आसमान इजराइल के आयरन डोम और डेविड्स स्लिंग सिस्टम से इंटरसेप्टर मिसाइलों की लकीरों से जगमगा उठा, जिन्होंने कथित तौर पर आने वाले प्रोजेक्टाइल की एक बड़ी संख्या को रोकने में कामयाबी हासिल की। हाई इंटरसेप्शन रेट के बावजूद कुछ मिसाइलें अंदर आ गईं, जिससे काफी नुकसान और कैजुअल्टीज हुई। इजरायली इमरजेंसी सर्विसेज की बिगिनिंग रिपोर्ट्स ने नेगेव रेगिस्तान में एक मिलिट्री बेस पर स्ट्राइक्स और कई शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान की पुष्टि की। मानवीय लागत, हालांकि अभी भी इसका आकलन किया जा रहा है, तुरंत साफ दिखाई दे रही थी। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में घोषणा की कि देश युद्ध में है। उन्होंने एक संक्षिप्त लेकिन दृढ़ सार्वजनिक बयान में कहा, हम पर ईरान ने हमला किया और हम इसकी भारी कीमत वसूलेंगे। हमारी रक्षा मजबूत है, हमारे लोग लचीले हैं और हमारा जवाब स्पष्ट और शक्तिशाली होगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घोषणा ने देश को एक संभावित लंबे और डिस्ट्रक्शनकारी संघर्ष के लिए तैयार कर दिया। ईरान और उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह से दो तरफा हमला एक बुरे सपने जैसा है, जिसका सैन्य रणनीतिकारों को लंबे समय से डर था। यह ईरान की अपने विरोधियों पर सीधे हमला करने की क्षमता और इच्छा को दर्शाता है, जिससे संघर्ष अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाता है और इजराइल को कॉन्फ्रंटेशन के केंद्र में खींच लेता है। ईरान से ही लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। युद्ध का एक सीधा राज्य पर राज्य कार्य, जो अक्सर प्रॉक्सी हमलों दबलोवा प्रदान की जाने वाली प्रशंसनीय अस्वीयकता को दरकिनार करता है। दुनिया अब यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स के समर्थन से अपने वादे के मुताबिक स्पष्ट और शक्तिशाली जवाब कैसे देगा। एक ऐसा कदम जो आसानी से एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट के कंट्रोल से बाहर होने का खतरा बहुत रिमेम्बर्ड है। हम अभी अटैक और काउंटर अटैक के एक खतरनाक चक्र को देख रहे हैं, जहां हर मिलिट्री वंशन एक रिमेम्बरेडा जोरदार जवाब की मांग करता है। बिगिनिंगी अमेरिकी स्ट्राइक्स, जिन्हें एक सिंगल निर्णायक वॉर माना गया था, ने इजराइल पर सीधे ईरानी रिस्पॉन्सी कार्रवाई को उकसाया है। अब इजराइल ने अपने खुद के शक्तिशाली जवाब की कसम खाई है। यह टिट फॉर टैट एस्केलेशन एक बड़े युद्ध का एक क्लासिक रास्ता है, एक ऐसा युद्ध जो तेजी से और कंट्रियों और वंटर्स को अपनी चपेट में ले सकता है। एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान, इजराइल और संभावित रूप से लेबनान, सीरिया और इराक जैसे पड़ोसी कंट्रियों के सिविलियंस के लिए डिस्ट्रक्शनकारी मानवीय कॉन्सिक्वेंसेसों को जन्म देगा। खतरा सिर्फ इमीडिएट रीजन से कहीं रिमेम्बरेडा है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच एक लंबा युद्ध ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्ट्रक्शनकारी इंपैक्ट डालेगा। ऑनशियन गल्फ से तेल शिपमेंट्स में रुकावट से एनर्जी प्राइसेस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएंगे, जिससे दुनिया भर में मंदी आ जाएगी, सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी और इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को खतरा होगा। इसके अलावा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली वन स्ट्रीमिज्म और टेररिज्म को बढ़ावा देगा, क्योंकि नॉन स्टेट वंटर्स अराजकता का फायदा उठाएंगे। इंटरनेशनल पावर्स का फोकस क्लाइमेट चेंज से लेकर महामारी की प्रिपेयर्डी तक अन्य जरूरी ग्लोबल इश्यूज से हट जाएगा, जिससे संकटों का एक झरना बन जाएगा, जिससे दुनिया एक साथ निपटने के लिए तैयार नहीं है। किसी तीसरे देश पर गलती से हमला होने जैसी गलतियों की संभावना अभी भी बहुत रिमेम्बरेडा है। इन तनावपूर्ण और खतरनाक घंटों में डिप्लोमेसी और शांति की पुकार कभी इतनी जरूरी नहीं रही। वर्ल्ड के नेताओं, स्पेशल कर उन पर जिनका वारत पक्षों पर इम्पैक्ट है, कि यह गहरी जिम्मेदारी है कि वे डी एस्केलेशन के लिए हर पॉसिबल रास्ता परस्यू। इसके लिए तत्काल और बिना शर्त बातचीत की जरूरत है, संभवतः बैक चैनल्स या थर्ड पार्टी मीडिएटर्स के जरिए। प्राथमिकता हिंसा के चक्र को तोड़ने की होनी चाहिए, इससे पहले कि यह बेकाबू गति प्राप्त कर ले। सभी पक्षों को रियायतें देनी होंगी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर एक ऐसा ऑफ रैंप बनाना होगा जो शामिल नेताओं को बिना अपनी इज्जत खोए पीछे शिफ्टने की अनुमति दे। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव आपसी विनाश का रास्ता है, जो किसी के भी लंबे समय के हितों को पूरा नहीं करता। आखिरकार मिडिल ईस्ट और उसके बाहर लाखों पीपलों की सुरक्षा और भलाई स्टेक पर लगी है। युद्ध का रास्ता अपार पीड़ा, विनाश और अप्रत्याशित कॉन्सिक्वेंसेसों वाला है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसे एक बार अपनाने के बाद छोड़ना बेहद मुश्किल होता है। दूसरा ऑल्टरनेटिव शांति का रास्ता साहस, बुद्धिमत्ता और विनाश के बजाय बातचीत के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करता है। यह एक मुश्किल रास्ता है जिसमें राजनीतिक जोखिम बहुत रिमेम्बरेडा है, लेकिन यह वन मात्र ऐसा रास्ता है जो क्षेत्रीय आगजनी के भयावहता से मुक्त भविष्य प्रदान करता है। आने वाले दिनों में लिया गया निर्णय इतिहास में याद रखा जाएगा।
आइए उम्मीद करें कि यह शांति के लिए एक चॉइस होगा।